हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारतीय संविधान की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले लेक्चर सीरीज़ में हम लोग भाग 1 आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक कवर किए थे। आज की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जो सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में राज्य क्षेत्र में अधिवास है और तो बेसिकली ये भारतीय नागरिकता के बारे में बता रहा है और ये उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा है ना जो संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो इसमें कैटेगरीज दिया है कि कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। तो सपोज कोई व्यक्ति 1945 में दिल्ली में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक होगा क्योंकि वो भारत में जन्म लिया है। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है? जिसके माता या पिता में से कोई भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा था। मतलब यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक अगर लखनऊ में जन्मे हो, है ना, लेकिन वो व्यक्ति जो खुद है वो नेपाल में पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी क्योंकि उसके माता पिता में से एक जो है वो भारत में जन्म लिए थे, इसीलिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है। मतलब सपोज करो कि कोई व्यक्ति 1944 में पाकिस्तान में जन्मा था, ठीक है, लेकिन 1945 में वो भारत आकर बस गया, है ना, और 1950 तक लगातार वो इंडिया में ही रह रहा था, तो उसको भी भारत के नागरिक माना जाएगा क्योंकि लगातार 5 ईयर तक वो भारत का निवासी रहा ना, इसीलिए। तो शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर्टिकल 5 उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बता रहा है जो भारत में जन्मे थे या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिए थे या कोई व्यक्ति जो कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक भारत में रह चुका था। तो इन सब कैटेगरी के लोगों को इंडियन सिटीजन माना जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल नंबर 6 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने एक ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो बेसिकली ना आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए नागरिकता के नियम तय करता है जो संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान से भारत में आए, है ना। और फर्दर इनकी 2 कंडीशंस दी हुई है, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? यदि वो अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है या। तो इसमें ना पहले सबसे पहले ये डेट एकदम अच्छे से याद रखना, 19 जुलाई 1948, क्योंकि इसको कंसीडर करके ही कंडीशंस तय होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है ना, और वो निम्न में से अगर 3 कंडीशन, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, है ना। तो वो 3 कंडीशन क्या है कि अगर वो भारत में जन्मा है, ठीक है, सेकंड क्या है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा है या उसका दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा है, तो उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो सपोज करो रामलाल का जो परिवार है वो 1947 में पाकिस्तान के लाहौर से अमृतसर आया है, ठीक है, और रामलाल की दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे थे, तो इसलिए उसे भारत की नागरिकता स्वतः मतलब ऑटोमेटिक मिल जाएगी।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग सीमा को लेते हैं। तो सीमा 1946 में ना कराची पाकिस्तान में पैदा हुई, लेकिन 1947 में वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली आ गई, है ना। तो उसके माता पिता में से एक भारत में जन्मा था, इसलिए उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 6 का जो है ना वो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए, है ना, तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो देखते। तो क्या लिखा हुआ है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्त के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिससे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर इस अधिनियम द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास नहीं रहा है, तो वो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में देखो, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए हैं, है ना, तो उन्हें नागरिकता लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा, है ना, और भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब पंजीकरण कराने के लिए 2 शर्त पूरी करनी। पहला शर्त क्या है कि व्यक्ति ने मतलब स्थायी रूप से यहाँ बसने का डिसीजन लिया हो, है ना, कि इसको यहाँ रहना ही है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि भारत आने के 6 माह पहले से वो यहाँ पे रह रहा हो। 2 कंडीशन फुलफिल होगी तो वो रजिस्ट्रीकरण करने के लिए मतलब नागरिकता लेने के लिए रजिस्टर करवा सकता है। तो सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर अली जो है वो 1950 में पाकिस्तान से मुंबई आया और वहीं रहने लगा, ठीक है। फिर उसे भारत की नागरिकता के लिए पहले सरकार से पंजीकरण कराना होगा और 6 महीने तक उसको मुंबई में रहना होगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। फिर एक दूसरा एग्जांपल से समझते। तो मिस्टर ज़हीर है, वो 1951 में पाकिस्तान से भोपाल आया, लेकिन नागरिकता के लिए ना उसने आवेदन नहीं दिया। तो ऐसे में उसको स्वतः ही नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि उसको पहले जाके अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे समझ सकते कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो शरणार्थी थे उसको बिना आवेदन के नागरिकता मिल गई थी, ठीक है। और 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों को सरकार से नागरिकता के लिए पहले आवेदन करना पड़ा और 6 माह रहने के बाद ही उन्हें मतलब सिटीजनशिप मिली। फिर नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 7 बेसिकली ये बताता है कि उन लोगों के बारे में प्रावधान कर रहा है जो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन ना बाद में वो भारत वापस आकर यहाँ बसना चाहते हैं। तो अंदर देखते क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या लिखा है कि उन लोगों के बारे में बता रहा है जो पाकिस्तान चले गए थे, है ना, और बाद में भारत वापस आकर यहाँ बसना चाहते हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था, है ना, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन क्या है कि मतलब पहले पढ़ लेते फिर इसको डिस्कस करते। परंतु उस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसे अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को जुलाई 1948 के पश्चात प्रवर्जन किया है।
तो जैसे आप लोग ये कहावत सुने होंगे कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं बोलते, है ना। तो सेम कंडीशन है, बस याद रखने के लिए बस बता दी कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है ना, तो वो भारत सरकार की अनुमति से वापस भारत आया है और स्थायी रूप से बस गया है, तो उसे फिर भारत की नागरिकता के लिए पात्र माना जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए रामलाल 1948 में पाकिस्तान चले गया, ठीक है, वहाँ रहा 4 साल, फिर से लगा नहीं हमें तो इंडिया ही बेटर है पाकिस्तान से, तो वो 1952 में भारत लौट आया, है ना, और सरकार से अनुमति लेकर स्थायी रूप से भारत में बस गया। तो उसने फिर जब नागरिकता के लिए आवेदन किया तो उसको फिर नागरिकता मिल गई। तो शॉर्ट में आप लोग को क्या याद रखना है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वह स्वतः भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे, है ना। यदि वो वापस आकर भारत में बसना चाहते हैं तो भारत सरकार से पहले उनको अनुमति लेना पड़ेगा और उसके बाद पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आर्टिकल 6 और 7 का एक कंपैरेटिव देख लेते हैं। तो आर्टिकल 6 में बेसिकली क्या था, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की नागरिकता देता था, ठीक है। और आर्टिकल 7 में यह अंतर है कि आर्टिकल 7 उन लोगों पर लागू होता है जो पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। अब ये वाला आर्टिकल फिनिश होता है। अब आर्टिकल नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 8 में उन व्यक्तियों के बारे में प्रावधान कर रहे हैं जो भारत के बाहर मतलब विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वो भारत मूल के हैं, है ना, और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेते फिर इजी वे में समझेंगे। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्त के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या इसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है ना जो भारत से बाहर मतलब विदेश में जन्मा था, है ना, लेकिन उसके जो मम्मी पापा है या दादा या नाना, है ना, कोई भी भारतीय थे और वो भारत सरकार की किसी राजनयिक मतलब डिप्लोमेटिक मिशन या भारत की कॉन्सुलेट में नागरिकता के लिए अगर पंजीकरण कराता है ना तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राहुल के जो दादा थे वो बनारस में जन्मे थे, है ना, लेकिन राहुल जो खुद था ना वो लंदन यूके में पैदा हुआ था। तो यदि वो भारत के दूतावास में मतलब इंडियन एम्बेसी में नागरिकता के लिए अगर आवेदन करता है ना तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये वाला क्लॉज ना बेसिकली प्रवासी भारतीयों के लिए मतलब ओवरसीज इंडियन के लिए बनाया गया है ताकि वो इंडिया से मतलब कनेक्टेड रह सके। तो आर्टिकल नंबर 8 फिनिश होता है। अब हम लोग आर्टिकल नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में क्या दिया हुआ है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। तो बेसिकली जो है ना आर्टिकल नंबर जो 9 है ना वो दोहरी नागरिकता मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीलिम्स में आया कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ड्यूअल सिटीजनशिप पर प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल लगाता है, तो आर्टिकल नंबर 9, पहले ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं अंदर क्या लिखा है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। बहुत सिंपल है, इजी है ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है ना स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है
तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा, है ना। और ऐसे जो भी व्यक्ति है उसका स्वतः ही मतलब नागरिकता समाप्त हो जाएगी, सिटीजनशिप उसकी स्वतः नष्ट हो जाएगी, भले ही उसने मतलब सरकार को इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी है। अगर वो इंडियन सिटीज़न है और दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा है तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। तो इसमें याद रखना कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 9। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 10 में। तो आर्टिकल नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है ना कि ये इंश्योर करता है कि जो भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुका है तो वो भारत के कानून के अनुसार भारत का नागरिक बना रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई कानून उसे नागरिकता से वंचित ना करे। तो अंदर देख लेते क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। तो बेसिकली ये अनुच्छेद जो है ना वो नागरिकता के स्थायित्व की गारंटी देता है, लेकिन ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 11 देखते। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो बेसिकली इसमें संसद का नागरिकता से संबंधित उसको राइट दिया है, वो दिया हुआ है। अंदर देख लेते क्या लिखा है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषय के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब बेसिकली जो है ना इसमें भारतीय संसद को ये राइट दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित नए कानून बना सकती है ना, या ऑलरेडी जो मौजूदा कानून है उसमें संशोधन कर सकती है, या नागरिकता को समाप्त करने से रिलेटेड प्रावधान जोड़ सकती है ना। मतलब होल एंड सोल संसद ही ये तय करेगी, है ना, कि मतलब कौन भारतीय नागरिक होगा और कौन नहीं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट पता ही होगा आप लोग को, 1955 में संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था, है ना। तो इसमें क्या था कि नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है, खोने त्यागने, इससे रिलेटेड नियम बनाए थे। और अभी रिसेंट में एक और एक था जो 2019 में आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना। वो उसको पारित कर रहा था और उसमें ना कुछ विशेष समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो ये भी अनुच्छेद 11 के तहत ही अधिकार जो मिला था उसी के तहत संसद ने कानून बनाया था। तो जैसे आर्टिकल नंबर हम लोग संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 10 तक अगर देखें तो इसमें नागरिकता के मूल प्रावधान है, लेकिन आर्टिकल नंबर 11 में क्या है, नागरिकता का विस्तृत नियम बनाने का अधिकार वो संसद के पास है। तो आज की वीडियो में हमारा पार्ट नंबर 2 भी फिनिश होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड MCQ भी, मतलब ओरिजिनल बेयर एक्ट से रिलेटेड हम लोग MCQ भी सॉल्व करेंगे जो एज इट इज़ क्वेश्चन में आता है बेयर एक्ट से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।